अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं दक्कन में उर्दू शेर और अदब के बारे में। ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। यहां से आपको एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उर्दू शेर अदब की तारीख में दक्कन को बड़ी अहमियत हासिल है। उसके फरोग में यहाँ के बादशाहों ने भी हिस्सा लिया। दक्कन ही का एक बादशाह कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर भी। अब ये फैक्ट आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। दक्कन के एक अहम शायर वली दक्कनी ने अपनी गजल गोई के लिए बेपनाह मकबूलियत हासिल की। पहले दक्कन की हदूद में गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक के इलाके शामिल थे। यहाँ 4 जुबानें गुजराती, मराठी, तेलुगु और कन्नड़ बोली जाती थी। उर्दू जुबान सबसे पहले शुमाली हिंद से आने वाले सूफियाए कराम के साथ यहाँ पहुंची। सूफियाए कराम ने रुश्द और हिदायत के सिलसिले में मकामी जुबानों से मेलजोल बढ़ाया। इस मेलजोल से एक नया लिसानी माहौल तैयार हुआ। दक्कन पर अलाउद्दीन खिलजी की फतह ने शुमाल और जुनूब को एक धागे में पिरोने का काम किया और नए लिसानी माहौल को मजीद फरोग हासिल हुआ। कुछ ही अरसे बाद 1327 से मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुस्तान की राजधानी को दिल्ली से दक्कन के इलाके दौलताबाद मुंतकिल करने का फैसला किया। पायतख्त की तब्दीली से नए लिसानी माहौल को तेजी के साथ परवान चढ़ने का मौका मिला। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद यहाँ आकर बस गए। जुबान के लेन देन का जो अमल सूफिया कराम से शुरू हुआ था, फौजियों से पेसालारों से होता हुआ हुक्काम और दरबार तक पहुंच गया। अगरचे 1 साल के बाद ही दिल्ली को दोबारा राजधानी बना दिया गया, ताहम दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले ज्यादातर लोगों ने वही रिहाइश इख्तियार कर ली। दिल्ली से आई हुई जुबान पर मकामी असरात की वजह से आगे चलकर एक नया नाम दक्कनी दे दिया गया, जो उर्दू की एक कदीम शक्ल है। यानी दिल्ली से जो जुबान आई थी उस पर मकामी असरात पड़े और एक नया नाम उसे दिया गया। उसका नाम क्या था? दक्कनी। और ये उर्दू की एक कदीम शक्ल है। इसे कदीम उर्दू कहना ही मुनासिब है, क्योंकि अफ़आल और जुमलों की नहवी साख्त के एतबार से दक्कनी और उर्दू में कोई फर्क नहीं। यूं भी पूरा दक्कनी सरमाया फारसी और उर्दू की अदबी रिवायत का हिस्सा है। आगे बढ़ते हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं बहमनी दौर के बारे में। तो बहमनी दौर जो कि 1347 से लेकर 1495 तक मुहित है। दक्कन में उर्दू जुबान और अदब के फरोग के ताल्लुक से बहमनी सल्तनत का क़याम भी एक अहम वाक़या है। इसके 2 बड़े नतीजे सामने आए। एक तो ये कि हसन गंगू बहमनी ने मरकजी हुकूमत से मुकाबला करने के लिए मकामी हिमायत को लाजमी समझा। दूसरी कि बहमनी सल्तनत के इलाके में 3 मकामी जुबानें तेलुगु, कन्नड़ और तमिल बोली जाती थीं। इनमें से किसी एक को दूसरे पर फौकियत देने की बजाय उर्दू को सरकारी सरपरस्ती हासिल हो गई। इसी सल्तनत के आखिरी दौर के बादशाह महमूद शाह बहमनी के अहद का एक शायर कुरैशी बेदरी है। कुरैशी बेदरी है जिसके बारे में ख्याल है कि उसी ने कदीम उर्दू को दक्कनी का नाम दिया। यानी इसके बारे में ख्याल है कि उर्दू को दक्कनी का नाम किसने दिया? कदीम उर्दू को तो कुरैशी बेदरी ने। सो इस शाह के दौरी बेदर मकाम, ये शायर क्या नज्म दक्कनी तमाम। बहमनी सल्तनत की इल्म दोस्ती और अदब नवाजी के बहुत से किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ख्वाजा हाफिज शिराजी को हिंदुस्तान आने की दावत दी थी। उस दौर में बहुत से सूफिया कराम और शायरों के नाम मिलते हैं। मसलन शाह बुरहानुद्दीन गरीब, सैयद यूसुफ राजा, अमीर हसन संजरी, मोहम्मद अकबर हुसैनी, मुल्ला मोहम्मद तकी नजीरी, मोहम्मद अब्दुल्ला हुसैनी, फिरोज शाह, मुश्ताक, लुत्फी, अशरफ, निजामी, सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसुदराज वगैरह। इनमें भी निजामी बेदरी और सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसुदराज बंदा नवाज की सबसे ज्यादा अहमियत है। निजामी बेदरी की मसनवी कदम राव पदम राव जो कि उर्दू की पहली मसनवी है। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, इनका नाम है सैयद मोहम्मद हुसैनी और तखल्लुस है शहबाज। ये चीज देखिए इंपॉर्टेंट है। वह दिल्ली में पैदा हुए और फिरोज शाह बहमनी के अहद में
دہلی سے گلبرگہ چلے گئے. اب یہ جو فیکٹ ہے یہ آپ کو پریویس ایئر ایگزام کے کوشچن میں مل جائے گا کہ آپ دہلی سے گلبرگہ کس کے عہد میں گئے. تو آنسر آپ کا فیروز شاہ بہمنی. وہ اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے. عربی فارسی کے علاوہ دکنی میں بھی انہوں نے اپنی تصانیف یادگار چھوڑی. ان میں شکار نامہ اور چکی نامہ اہم ہیں. آگے بات کرتے ہیں حسن نظامی بیدری. ان کا نام فخر الدین اور تخلص نظامی بیدر کے رہنے والے تھے. ان کی شہرت ان کی ایک مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کی وجہ سے ہے. اس مثنوی کو اردو کی پہلی مثنوی کہا جاتا ہے. قدم راؤ پدم راؤ اس مثنوی کے مرکزی کردار ہے. قدم راؤ راجہ ہے اور پدم راؤ اس کا وزیر ہے. یہ ایک راجہ کی کہانی جو عورت کی وفاداری پر شک کر کے سنیاس لے لیتا ہے، بعد میں ایک جوگی سے دھوکہ کھا کر اپنی سابقہ حالت پر لوٹ آتا ہے اور ہنسی خوشی زندگی گزارتا ہے. جتنی چیزوں کو میں ہائی لائٹ کروں ان کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اپنی نوٹ بک میں. چلیے آگے بات کرتے ہیں ہم لوگ. بہمنی سلطنت کے بطن سے 5 نئی سلطنتیں عادل شاہی، قطب شاہی، نظام شاہی، برید شاہی اور عماد شاہی وجود میں آئی. ان میں عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں نے اردو زبان و ادب کی ترقی میں بڑا حصہ لیا. بات کرتے ہیں ہم لوگ عادل شاہی سلطنت کے بارے میں. عادل شاہی 1490 سے لے کر کے 1686. بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت کا قیام 1490 میں ہوا. یہ حکومت تقریباً 195 سال تک قائم رہی. عادل شاہی بادشاہوں نے نہ صرف شعر و ادب کی سرپرستی کی بلکہ وہ خود بھی شعر کہتے تھے. اس حکومت کا بانی یوسف عادل شاہ ترکی اور فارسی میں شعر کہتا تھا. ایک اور بادشاہ ابراہیم عادل شاہ کو ثانی کو جگت گرو کے نام سے شہرت ملی. یہ فیکٹ بھی امپورٹنٹ کہ جگت گرو کے نام سے کسے جانا جاتا تھا. تو آنسر آپ کا ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی. اگرچہ شروع میں عادل شاہیوں نے شمالی ہند کے درباروں کی نقل کی اور فارسی زبان کا بول بالا رہا، لیکن اس دور میں ہند ایرانی تہذیب کے سنگم کو علوم و فنون کے ہر شعبے میں کافی فروغ حاصل ہوا. اردو زبان و ادب پر اس تہذیبی امتزاج کے اثرات مرتب ہوئے. بیجاپور میں کئی شاعر اور ادیبوں کے نام ملتے ہیں. ان میں عبدل، میرا جی شمس الاشاق، اشرف بیابانی، برہان الدین جانم، شاہ داول، ملک خوشنود، رستمی، مقیمی، حسن شوقی، صنعتی، علی عادل شاہ ثانی، شاہی نصرتی، امین الدین اعلیٰ کے نام اہم ہیں. یہ سبھی اہم نام ہیں. انہیں آپ کو یاد رکھنا ہوگا. ذہن میں ایک بار آپ رکھیں ان سب کو. اب بات کرتے ہیں میرا جی شمس الاشاق کے بارے میں. میرا جی شمس الاشاق. میرا جی شمس الاشاق مشہور صوفی بزرگ تھے. ان کا تعلق خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے سلسلے سے تھا. انہوں نے اردو میں تصوف کی مضامین کو بیان کرنے کی روایت ڈالی. ان کی تصنیفات میں خوش نامہ، خوش نغز، شہادت الحقیقت، شہادت التحقیق اور مغز مرغوب کے علاوہ نثر میں شرح مرغوب القلوب اور رسالہ سبع صفات شامل ہے. اشرف بیابانی. ان کا نام سید شاہ اشرف بیابانی تھا. وہ اپنے زمانے کے ایک مشہور بزرگ تھے. انہوں نے اپنے والد سید شاہ ضیاء الدین رفاعی بیابانی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. وہ صوفی تھے اور شاعر بھی. ان کی تصانیف میں لازم المبتدی، واحد باری اور نو سرہار اہم ہے. نو سرہار مثنوی ہے اور اس کا موضوع کربلا کا واقعہ ہے. اس کی اہمیت زبان و بیان کے اعتبار سے مسلم ہے، بہت اہم ہے. نو سرہار کو اردو کا پہلا مرثیہ بھی کہا جاتا ہے. آپ یاد رکھیں گے. ابراہیم عادل شاہ ثانی. ابراہیم عادل شاہ ثانی عادل شاہی سلطنت کے تیسرے بادشاہ تھے. وہ فارسی اور دکنی دونوں میں شعر کہتے تھے. مصوری اور موسیقی سے بھی انہیں گہرا لگاؤ تھا. ان کی مشہور تصنیف کتاب نورس یا نورس نامہ ہے. یہ کتاب بنیادی طور پر راگ راگنیوں سے متعلق ہے. یہ چیز بھی یاد رکھیں گے. اس کتاب میں ابراہیم عادل شاہ نے راگ راگنیوں پر مبنی خود اپنے گیت شامل کیے. 17 راگوں کے تحت کل 59 گیت اور 17 دوہے شامل ہیں. یہ فیکٹ بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں اگر ڈیٹیل میں آپ سے کوشچن پوچھے جائیں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. ہر گیت کا موضوع مختلف ہے. اس کے بیشتر گیت ہندو دیومالا کے قصوں سے بھرے ہوئے ہیں. عشقیہ واردات اور کیفیات کی تصویر کشی کرنے میں
ابراہیم عادل شاہ ثانی کو کمال حاصل تھا۔ شاہ امین الدین اعلیٰ، ان کا شمار دکن کے مشہور بزرگوں میں ہوتا ہے۔ وہ برہان الدین جانم کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے رسائل لکھے اور شعر بھی کے۔ وجود نامہ، چکی نامہ، وصل نامہ، محبت نامہ، نور نامہ، نظم وجودیہ، رموز السالکین، گنج مخفی، رموز العارفین وغیرہ ان کی تصانیف ہیں۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی، محمد عادل شاہ کے جانشین علی عادل شاہ ثانی شاہی بلند پایہ شاعر تھے۔ شاعری کے علاوہ خطاطی، موسیقی، مصوری اور فن سپہ گری میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف شاعروں اور عالموں کی قدردانی کی بلکہ خود بھی زیادہ تر اصناف سخن میں طبع آزمائی کی۔ کلیات شاہی کے نام سے ان کا کلام شائع ہو چکا ہے، جس میں قصائد، مثنوی، غزلیات، چار در چار، کبت اور فارسی کلام اور قطعات تاریخ شامل ہیں۔ شاہی کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کلام میں مقامی اور ملکی عناصر کو بطور خاص اہمیت دی۔ ان کے کلام کا پورا پس منظر ہندوستانی ہے۔ نسوانی حسن اور مناظر قدرت کی دلفریب عکاسی میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ شاہی نے ہر صنف سخن میں اپنی انفرادیت قائم کی ہے۔ قصائد میں نصرتی کے بعد ان کا نام بہت نمایاں ہے۔ ان کی غزلوں میں عشقیہ تجربات کے ساتھ ترنم اور غنائیت بھی پائی جاتی ہے۔ عبدل، ان کے نام کے متعلق دو روایتیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کا نام عبداللہ تھا، جبکہ دوسری روایت میں ان کا نام عبد الغنی بتایا گیا ہے۔ عبدل ابراہیم عادل شاہ ثانی کے درباری شاعر تھے۔ ان کی مشہور تصنیف ابراہیم نامہ ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا، جسے بیجاپور کا پہلا ادبی کارنامہ کہا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ وقت کا قصیدہ ہے۔ ابراہیم نامہ اپنے دور کے سماجی، اخلاقی اور مجلسی حالات و واقعات کی آئینہ داری کے لیے مشہور ہے۔ شاہ برہان الدین جانم، شاہ برہان الدین میرا جی شمس الاشراق کے بیٹے اور خلیفہ تھے۔ انہوں نے تصوف کے مضامین کو موضوع بنایا۔ ان کے مشہور رسائل ارشاد نامہ، حجت البقاء، وصیت الحادی، سکھ سہیلا اور پنج گنج وغیرہ۔ کلمت الحقائق اور وجودیہ ان کی نثری تصانیف ہے۔ جانم نے عام طور پر ہندی بحریں استعمال کی ہیں۔ انہوں نے اسلامی تصوف کی تشریح کے لیے ہندو فلسفے کی اصطلاحوں کو نہایت خوبی سے استعمال کیا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں ملک خوشنود۔ ان کا تعلق اصلاً گولکنڈہ سے تھا، بعد میں بیجاپور چلے گئے اور وہاں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ ان کی دو مثنویات جنت سنگار اور بازار حسن ملتی ہیں۔ جنت سنگار امیر خسرو کی فارسی مثنوی ہشت بہشت اور بازار حسن انہی کی یوسف زلیخا کا دکنی ترجمہ ہے۔ یہ چیز دیکھیں آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں رستمی۔ ان کا نام کمال خاں تھا، یعنی کمال خاں رستمی۔ وہ عادل شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ رستمی بڑے قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے غزلیں بھی کہیں اور قصیدے بھی۔ رستمی کی شہرت ان کے ترجمے کی وجہ سے انہوں نے ایک فارسی مثنوی خاورنامہ کا دکنی میں ترجمہ کیا، جو 24,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں 222 عنوانات کے تحت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگی فتوحات کا ذکر ہے۔ آگے بات کرتے ہیں حسن شوقی کے بارے میں۔ حسن شوقی، ان کا نام ہے حسن، اور شوقی جو ہے تخلص کرتے تھے۔ ان کا تعلق دکن کے 3 درباروں عادل شاہی، قطب شاہی اور نظام شاہی سے تھا۔ عمر کا بڑا حصہ نظام شاہی حکومت میں گزرا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ عادل شاہی سلطنت سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے شاعری میں بڑا نام پیدا کیا۔ فتح نامہ، نظام شاہ اور میزبانی نامہ ان کی 2 مثنویاں ہیں۔ انہوں نے غزلیں بھی کہیں۔ دکنی ادب کی تاریخ میں حسن شوقی کی بڑی اہمیت ہے۔ ان معنوں میں بھی ہے کہ انہوں نے ولی سے قبل صنف غزل کو مقبول، خاص و عام بنایا۔ ان کا کلام دیوان حسن شوقی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ بات کرتے ہیں مقیمی۔ مقیمی ابراہیم عادل شاہ کے زمانے کے مشہور شاعر ہیں۔ انہوں نے مثنوی چندر بدن و مہیار لکھی تھی۔ یہ دیکھیں آپ کے ایگزام کا کوشچن بن چکا ہے، جو عادل شاہی دور کی پہلی عشقیہ مثنوی مانی جاتی ہے۔ اس کا شمار اپنے دور کی مقبول مثنویوں میں ہوتا ہے۔ اس کہانی میں عشق کی عظمت کا بیان ہے، جو پریم مارگی تصورات سے بہت قریب ہے۔ بات کرتے ہیں صنعتی۔ ان کا نام ہے محمد ابراہیم خاں۔ وہ سلطان محمد عادل شاہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ ان کی 2 مثنویاں قصہ بے نظیر اور گلدستہ بہت مشہور ہیں۔ قصہ بے نظیر کا ایک نام قصہ تمیم انصاری بھی ہے۔ اس میں ایک صحابی تمیم انصاری رضی اللہ عنہ کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اس مثنوی سے طلسمات اور عجائب سے متعلق مثنویوں کے
एक नए सिलसिले का आगाज होता है। सनती को बयान पर गैर मामूली कुदरत हासिल थी। बात करते हैं नुसरती के बारे में। इनका नाम है शेख नुसरत। इनकी तालीम और तरबियत शाही महल में हुई थी, जिससे इनकी शायराना सलाहियतें खूब चमकी। हुए अपने दौर के सबसे अहम शायर माने जाते हैं। अली आदिल शाह सानी शाही ने उन्हें मलिकुल शुअरा का खिताब दिया। ये चीज आपको याद रखनी है। इनकी मसनवियां उर्दू की बेहतरीन रिज्मिया मसनवियां कही जाती हैं। 3 मसनवियां। नंबर 1 है गुलशन इश्क, अली नामा और तारीख इस्कंदरी दस्तयाब है। अली नामा अली आदिल शाह की मंजूम सवाने उमरी है। इसमें नुसरती के कसायद भी शामिल है। गुलशन इश्क में अली आदिल शाह की मुख्तलिफ जंगों का जिक्र है। तारीख इस्कंदरी भी रिज्मिया मसनवी है और इसमें सिकंदर आदिल शाह के इंतकाल पर मरहटों और आदिल शाही फौजों के दरमियान लड़ाई का हाल बयान किया गया है। नुसरती को कुदरती मनाजिर की अक्कासी और जंगो जदल के मार्कों की तफसील पेश करने में बड़ी महारत हासिल थी। अब बात करते हैं हम लोग कुतुब शाही दौर के बारे में। 1495 से 1690। गोलकुंडा में कुतुब शाही हुकूमत 1508 से लेकर 1686 तक कायम रही। गोलकुंडा का इलाका हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और मौजूदा महाराष्ट्र के बाज इलाकों पर मुश्तमिल था। गोलकुंडा का इलाका हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और मौजूदा महाराष्ट्र के बाज इलाकों पर मुश्तमिल था। यहाँ की कुतुब शाही हुकूमत और दिल्ली की मुगल सल्तनत में नस्ली और तहजीबी यगांगत दिखाई देती है। इत्तेफाक से दोनों के इस्तेकाम का जमाना भी एक था। अकबर की तरह इब्राहिम और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने भी मकामी सतह पर तहजीबी यगांगत और बाहमी रवाबित को फरोग देने की कोशिश की। गोलकुंडा के अदबी जखीरे ने बीजापुर की अदबी रिवायत में एक नई जहत का इजाफा किया। ये जहत इश्क व इबादत की है। इस दौर में भी शायरों और अदीबों के कई नाम मिलते हैं, जिनमें से चंद नाम अहम है। महमूद, फिरोज, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, असदुल्ला वजही, अब्दुल्ला कुतुब शाह, गवासी, इब्न निशाती और काजी महमूद बहरी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महमूद के बारे में। तो याद रखेंगे महमूद कुतुब शाही हुकूमत के इब्तदाई जमाने के शायर थे। इनका जिक्र वजही और मोहम्मद कुली ने एहतराम के साथ किया है। महमूद की गजलें, मरसिये और दोहरे मुख्तलिफ बयाजों में मिलते हैं। इनकी गजलों में फारसी और मकामी जुबान की लफ्जियात का खुशगवार इम्तिजाज मिलता है, जो बाद में आने वाले शोरा के लिए गजल के मैदान में नई राहें हमवार करने में काफी मददगार साबित हुआ। फिरोज, इनका नाम है कुतुबुद्दीन या कुतुबुद्दीन कादरी, ये आप याद रख सकते हैं। इनका शुमार बीदर के मशहूर शायरों और गोलकुंडा के बड़े असातिज़ा में होता है। इनकी मशहूर तसनीफ है पिरतनामा, ये आप याद रख सकते हैं, जिसमें इन्होंने अपने पीर और मुर्शिद की तारीफ और तौसीफ की है। इनका तर्ज बयां रवा और बेसाख्ता है। आगे बात करते हैं मुल्ला वजही। मुल्ला वजही का नाम है असदुल्ला, जैसे गालिब का नाम है असदुल्ला। इनके आबा अजदाद खुरासान से आकर दक्कन में बस गए थे। वजही वहीं पैदा हुए। उन्होंने कुतुब शाही खानदान के 4 बादशाहों का जमाना देखा। वो फारसी और दक्कनी दोनों में महारत रखते थे। कुतुब मुश्तरी इनकी मशहूर मसनवी है, जिसमें उन्होंने कुली कुतुब शाह और मुश्तरी के इश्क की दास्तान बयान की है। ये मसनवी अंदाज़े बयां, तशबीहात और इस्तिआरात और तासीर की वजह से अपनी मिसाल आप है। वजही की नसरी तसनीफ सबरस उर्दू की पहली नसरी दास्तान है, जो 1635 में लिखी गई है। इसका मौजू तसव्वुफ और उसलूब तमसीली है। ये दास्तान आपने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी, ये भी जहन में आप रख सकते हैं। कुतुब मुश्तरी लिखी है आपने 1609 ईस्वी में, याद रखेंगे, किसकी फरमाइश पर? कुली कुतुब शाह की। आगे बात करते हैं कुली कुतुब शाह के बारे में। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह मानी कुतुब शाही खानदान के 5वें हुक्मरान थे। वह मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के हम असर और हैदराबाद शहर के बानी थे। 47 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। कुली कुतुब शाह का उर्दू कुल्लियात 50,000 अशार पर मुश्तमिल है, जिसमें सभी असनाफ के नमूने मौजूद हैं। उन्होंने उर्दू शायरी को ईरानी शायरी के रंग व आहंग से रोशनाश कराया और उसमें हिंदुस्तानी फिक्र, एहसास और तहजीब व मुआशरत की अक्कासी की। इन दोनों हैसियतों से मोहम्मद कुली कुतुब शाह का कलाम संगे मील की हैसियत रखता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह नायका भेद और श्रृंगार रस की नजाकतों से वाकिफ थे। उन्होंने औरत को हर रूप में पेश किया। फारसी तलमीहात के साथ साथ हिंदू देवमाला और हिंदुस्तानी तलमीहात और सियारे भी खूब इस्तेमाल किए। आगे बात करते हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह के बारे में।
इन्होंने अपने नाना मोहम्मद कुली कुतुब शाह की अदबी रिवायत को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। फनून लतीफ़ा और शेर व अदब की सरपरस्ती के साथ साथ इन्होंने भी शायरी में कमाल दिखाया है। इनके कलाम में राग रंग की महफिलों की खूबसूरत अक्कासी मिलती है। बात करते हैं गवासी। गवासी कुतुब शाही दौर के अहम शायर थे। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने इन्हें मलिकुश शुअरा का खिताब दिया था। वो सफ़ीर के ओहदे पर फायज से इनकी 3 मसनवियाँ हैं, मीना सतवंती, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल और तोता नामा। गजल, कसीदे, रुबाई और मरसिये पर मुश्तमिल उनका दीवान भी मौजूद है। हुस्न इश्क का मौजू इनका खास मैदान है। गवासी की 3 मसनवियाँ इश्किया हैं, लेकिन इश्किया किस्से मुख्तलिफ अंदाज में बयान हुए हैं। इन किस्सों के पीछे अखलाक और मुआशरत के आइन और आदाब भी तमसीली पैराए में नज्म किए गए हैं। जुबान और बयान के एतबार से भी गवासी ने अपनी इनफरादियत कायम की है। इब्ने निशाती, अब देखिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन। वो अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार से वाबस्ता थे। इनकी मसनवी बहुत अहम एग्जाम में पूछी गई है। फूलबन किसकी है? इब्ने निशाती की। फूलबन फारसी किस्सा बसातीनुल इंस का दकनी तर्जुमा है। इसमें अब्दुल्ला कुतुब शाह की मद में भी अशार लिखे गए। निशाती की मसनवी लफ्जी और मानवी खूबियों से पुर है। आगे बात करते हैं बहरी, काजी महमूद बहरी। काजी महमूद नाम है, तखल्लुस बहरी। वो एक मारूफ सूफी बुजुर्ग थे। मन लगन इनकी मशहूर मसनवी है। इसमें तसव्वुफ के मज़ामिन दिल नशी हिकायतों की सूरत में बयान किए गए हैं। जुबान और बयान के एतबार से मन लगन बुलंद पाया मसनवी है। इनकी दूसरी मसनवी भंग आबनामा भी मौजूद है। बहरी ने गजलें भी लिखी हैं जिनमें शगुफ्तगी, रवानी और बेसाख्तगी पाई जाती है। दक्कन में उर्दू अदब की जो रिवायत आदिल शाही और कुतुब शाही दौर में कायम हुई, उन हुकूमतों के खात्मे के बाद इससे मजीद तरक्की हुई और 2 बड़े नाम वली और सिराज सामने आए, जिनसे दक्कन और शुमाल की तफरीक खत्म हो गई। वली दक्कनी, इनका नाम है वली मोहम्मद। इनके आबा अजदाद गुजरात में मुकीम थे। वहां से हिजरत करके वो दक्कन की तरफ आए और वहीं बस गए। बाज लोगों का ख्याल है कि वली औरंगाबाद में पैदा हुए। शाह वजीहुद्दीन गुजराती की सोहबत से फैज हासिल किया। इन्होंने शायरी के मैदान में कदम रखने के बाद अपने पेशरो दक्कन के दूसरे शोरा के बरखिलाफ सिन्फ गजल की तरफ ज्यादा तवज्जो की और अपनी खुदादार सलाहियतों से इस सिन्फ को बहुत जल्द बामे अरूज तक पहुंचा दिया। वली ने फारसी गजल के मज़ामीन और तशबीहात और सियारात से अपनी गजल को आरास्ता किया, जिसकी बदौलत गजल में एक नई रिवायत का आगाज हुआ। जब वली का दीवान दिल्ली पहुंचा, उसके बाद वो 1700 ईस्वी में खुद यहाँ आए, तो अहले दिल्ली ने उनकी और उनके कलाम की बड़ी कद्र की। वली के दिल्ली आने से कबल भी उर्दू में तबा आजमाई की जाती थी, लेकिन आम तौर पर लोग उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थे। वली की शगुफ्ता व खुश आहंग गजलों ने दिल्ली के शोरा का दिल मोह लिया और वह भी इस राह पर चल पड़े। यहीं से उर्दू शायरी के नए दौर का आगाज हुआ। उनके चंद अशआर हस्ब झेल हैं। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। दिल को गर मर्तबा हो दर्पण का, मुफ्त है देखना सृजन का। जब मेरी खबर लेने वो सयाद ना आया, शायद कि मेरा हाल उसे याद ना आया। सिराज औरंगाबादी, इनका नाम है सैयद शाह सिराजुद्दीन हुसैनी और तखल्लुस से सिराज। इनके आबा अजदाद मेरठ के रहने वाले थे, लेकिन वह औरंगाबाद में पैदा हुई, वहीं तालीम हासिल की। सिराज पर हमेशा जज्ब व कैफ का एक आलम तारी रहता था। इसी आलम में वो शेर भी कहते रहते थे। इसी वजह से उनके कलाम में जज्ब और सरमस्ती की कैफियत भी मिलती है। उनके चंद अशार मुलाहजा हूँ। यार को बेहिजाब देखा हूँ, मैं समझता हूँ ख्वाब देखा हूँ। दोरंगी खूब नहीं या रंग हो जा, सरापा मोम या संग हो जा। खबरे तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही। न तू रहा, न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। वली और सिराज के बाद शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का एक नया दौर शुरू होता है। तो आज के सेशन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में फॉर्म किए जा सकते हैं, उन्हीं सब पॉइंट्स को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ताकि आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकें, लर्न कर सकें और आने वाले एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा कर सके, बेहतर से बेहतर कर सके।
तो आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें, फायदा उठा सकें और हमारे चैनल के बारे में लोगों को मालूमात दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद जिन्हें इस चैनल के बारे में मालूमात हासिल नहीं, एक ऐसा चैनल जिसपे उर्दू की क्लासेस रेगुलर होती हैं। तो आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए, मिनिमम 1 लोगों के साथ में आप जरूर शेयर कीजिए। तो आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।